फंडामेंटल हमने देखा था बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आज से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले। अब फंडामेंटल एनालिसिस से हम क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था कोई भी स्टॉक आप निकाल रहे हो, आप सोच रहे हो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कब खरीदना है कब बेचना है, ये तो बात की बात है। सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो स्टॉक खरीदने के लिए उस लायक है या नहीं है, द कंपनी इज वर्थ टू इन्वेस्ट। तो ये सबसे पहले हमें चेक करना होगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, ये होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या होता है, ये होता है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स, चेयरमैन, ये सब जो मेन एम्प्लॉयज़ है, जो मेन मैनेजमेंट है कंपनी का, उसका एनालिसिस कि कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री मतलब सेक्टर, उसके कॉम्पिटिटर्स, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर्स कैसे काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है, कहाँ हमारी जो कंपनी हम एनालाइज कर रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है उस सेक्टर में। ये सब चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेंगी, इसे हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो एक बार आप फंडामेंटल एनालिसिस का ये जो शॉर्ट डेफिनेशन मैंने दिया है, ये आप नोट कर लीजिए। ये शॉर्ट डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, हो जाए तो मुझे आवाज़ दे दीजिए। सबका हो गया, सबका हुआ, ओके। फंडामेंटल एनालिसिस में भी 3 टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। कौन कौन से? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में एकदम ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। एकदम ज़्यादा डीप में मतलब लेवल ऑफ MBA या CFA, ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में फंडामेंटल एनालिसिस एकदम ज़्यादा डीप में होता है, तो इतना हम नहीं जाएंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम के लिए काम का है, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है इकोनॉमी एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस मतलब एक एग्जांपल से लेते हैं, रिलायंस। रिलायंस किस कंट्री की कंपनी है? इंडियन कंपनी है ना, इंडिया की है, इंडियन कंपनी। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आपको रिलायंस जिस कंट्री की है मतलब इंडियन कंपनी है, तो आपको सबसे पहले इंडिया की इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करना पड़ेगा। अब इंडियन इकोनॉमी का एनालिसिस करना है मतलब क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक करना है कि इंडिया की GDP किस डायरेक्शन में जा रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। GDP अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव है, अगर कम हो रहा है तो ये नेगेटिव है। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल कंट्री का क्या प्रोडक्शन है। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है मतलब इकोनॉमी सही चल रही है।
अगर कम हो रहा है मतलब इकोनॉमी थोड़ा प्रेशराइज्ड है, समझा। अब ये आपको चेक कहाँ करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जाना है गूगल पे, GDP ऑफ लास्ट 5 years, ये आ गया। ये आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिख जाएगा। 2016 में जीडीपी था 8.26%, 2019 में हो गया वो 6.8%, 20 में हो गया 6.53%, 21 में हो गया 4.04%, 7.96। मतलब ये जीडीपी डिक्रीज हो रही है। इंडिया की जो जीडीपी है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। अब अभी के लिए आप इतना समझिए, आगे हमारा इकोनॉमी एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। तो ये गलत है, जीडीपी डिक्रीज हो रही है। आपको सिंपली गूगल पे ही ये मिल जाएगा। 5 साल का हमें डेटा देखना है। यहाँ पे क्या केसेस हो सकते हैं? यहाँ पे ये कंसिस्टेंटली गिर सकता है, मतलब ये गलत है। कंसिस्टेंटली आगे बढ़ सकता है, मतलब ये सही है। एक थर्ड केस ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ सालों से गिर रहा था बट ये अब चेंज हो रहा है, अब ये रिवर्स हो रहा है, तो ये भी सही है। ये 3 पॉइंट हो सकते हैं, समझा? समझा? ओके, तो आप एक बार जीडीपी नोट कर लीजिए सबसे पहले। डन। ओके, तो फर्स्ट था जीडीपी। अब सेकंड पॉइंट हमें देखना है यहाँ पे, कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व। कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व, ये फॉरेक्स रिजर्व मतलब क्या होता है? फॉरेक्स रिजर्व मतलब यूएसडी। कंपनी के पास में यूएसडी कितना, सॉरी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व, कंट्री के पास में कितने यूएसडी है अवेलेबल। अब यूएसडी का क्या काम आता है? अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के बाहर अगर माल बेच रहे हो या इंडिया के बाहर से अगर माल खरीद रहे हो, तो आप पेमेंट काय में करोगे? रुपीस में? नहीं, आप यूएस डॉलर्स में आप डील करोगे। यूएसडी, आप यूएसडी में ही ट्रेड करोगे। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए आपको यूएसडी की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्री के पास में यूएस रिजर्व, जो डॉलर रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, ये कितना है? ये कंसिस्टेंट, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। सेम जीडीपी की तरह, अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये सही है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये गलत है। आप सिंपली देख सकते हो, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का क्या रीजन हो सकता है? अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये हमें रिसीव होगा। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से माल बुला रहे हैं, तो हमें देना पड़ेगा। अगर ये हम अगर दे रहे हैं तो हमारे पास में कम हो जाएगा ना।
अच्छे से समझते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हमने बाहर की कंट्री में माल बेचा, तो वहाँ से हमें पैसा मिला, वहाँ से हमें डॉलर्स मिले ना, तो वो डॉलर्स हमारे इंक्रीज हुआ ना। हमारे पास में फॉर एग्जांपल $100 थे, हमने बाहर माल बेचा, हमें और $50 मिले, तो $150 हो गए वो। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा रिजर्व बढ़ रहा है। बट वहीं अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमें डॉलर्स पे करने पड़ेंगे सामने, तो हमारा रिजर्व कम होगा। समझा? ये कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। सिर्फ ये भी नहीं, पूरा इकोनॉमी एनालिसिस कोई बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप इकोनॉमी एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप करोगे ट्रेड, तो कभी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ बेसिक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कोई इसकी आगे कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको। समझा? फॉरेक्स रिजर्व नोट डाउन कर लीजिए। डन हुआ? ओके। और थर्ड पॉइंट था बैलेंस ऑफ पेमेंट, वही सेम एज फॉरेक्स रिजर्व। इसे कहा जाता है बीओपी। मतलब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन योर इंपोर्ट। एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट मतलब हम बाहर की कंट्री को माल, अपना माल बेच रहे हैं, और इंपोर्ट मतलब हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं। तो एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा है तो ये सही है, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम है तो ये गलत है। इंडिया की जीडीपी गिर रही है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, बट एक और चीज़ यहाँ पे है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये भी नेगेटिव है। इंडिया का इंपोर्ट हमेशा, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम रहा हो, बिकॉज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बाहर से आते हैं। तो एक मेजर इंपोर्ट जो है इंडिया का वो है पेट्रोलियम, इसीलिए ये भी आप नोट कर लीजिए। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से मतलब सही है, अगर एक्सपोर्ट कम है मतलब गलत है। डन? सबका हुआ? ओके। तो इकोनॉमी एनालिसिस में हमें 3 चीज़ें देखनी है, जीडीपी, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं भी देखोगे चलेगा। मैं पर्सनली देखता भी नहीं हूँ इकोनॉमी में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इकोनॉमी अगर देखते बैठे तो आज तक कभी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब सेकंड टाइप है, ये फर्स्ट टाइप क्या था, इकोनॉमी एनालिसिस। सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप था इकोनॉमी एनालिसिस, और सेकंड टाइप है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस
इंडस्ट्री मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज विथ सेम बिजनेस, मतलब एक सेक्टर का एनालिसिस। तो जैसा मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में, इंडस्ट्री फंडामेंटल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट। इंडस्ट्री मतलब कॉम्पिटिटर्स। तो इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें क्या देखना है? सबसे पहले फर्स्ट चीज जो हमें देखना है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। मतलब आप किसी भी एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बजाज ऑटो, एग्जाम्पल बजाज ऑटो। आप बजाज ऑटो में सोच रहे हो कि सर मुझे बजाज ऑटो में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप करोगे इकोनॉमी एनालिसिस। ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कर लिए, चलो ठीक है, सब कुछ सही रहा। अब आप आओगे इंडस्ट्री एनालिसिस पे। इंडस्ट्री एनालिसिस में आने के बाद में आप सबसे पहले चेक करोगे कि ये जो कंपनी का हम जिस कंपनी का एनालिसिस हम कर रहे हैं ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है। बजाज ऑटो किस सेक्टर से बिलोंग करती है? क्या बिजनेस है इनका? ऑटोमोबाइल। तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि इंडिया में रिसेंटली कोई पॉलिसी आई है क्या, कुछ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स आए हैं क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड। जैसे अभी फिलहाल में ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट आया क्या? कुछ आइडिया? चेक कर लेते हैं। पुश तो दे रहे हैं कुछ पॉलिसी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चेंजेस पॉलिसीज में। गडकरी ने कुछ तो बोला था इस पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई थिंक ट्रक्स वगैरह वो रिप्लेस करना है क्यों। हाँ, देखना पड़ेगा। नहीं, बजाज ऑटो का ट्रक्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ठीक है चलिए, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ दिख नहीं रहा कोई पॉलिसी। हाँ, बट इतना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक पुश गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, तो इसे आप एक कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अभी हाइलाइट्स में भी चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आप बोल सकते हो इसे। तो ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमने देखा, यहाँ पे एक पुश मिला है। अब सॉरी 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 सॉरी, ये काफ़ी हेडलाइंस में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, ये कुछ और है। तो ठीक है, ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी इससे रिलेटेड कुछ हमें देखने नहीं मिली है। हम बोल सकते हैं इन फ्यूचर अगर एक काम हो सकता है, अगर इन फ्यूचर गवर्नमेंट टैक्सेशन कम कर दे ईवीज पे। अच्छा, ईवीज पे सब्सिडीज आई है। हाँ हाँ, ठीक है, अगर ईवीज पे सब्सिडीज मिल रही है आपको तो फिर बेटर है, कंपनी का सेल बोल सकते हैं हम एक तरीके से बढ़ जाएगा, सेल्स पे इफेक्ट करेगा ना अगर सब्सिडी मिल रही है तो ये चीज़ आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। गवर्नमेंट पॉलिसी उस सेक्टर के लिए है या नहीं है। अब है अगर, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या वो फेवरेबल होंगी या नहीं होंगी। अगर फेवरेबल है तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी वाला राइट टिक मार्क। अब ये मुझे भी नहीं पता क्या पॉलिसी आएंगी फ्यूचर्स में, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, पढ़ के इजीली समझ में आ जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। या एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा था, अगर ईवीज़ को प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट एक चीज़ कर सकती है, ईवीज़ के ऊपर टैक्सेशन जो है वो एकदम कम कर सकते हैं। अगर टैक्सेशन कम होता है तो ये कंपनीज के लिए फ़ायदा है, टैक्स कम होता है तो गाड़ियों की प्राइसेस कम हो जाएंगी, प्राइस कम होंगी तो बायर ज़्यादा मिलने लगेंगे, तो सेल्स इंक्रीज होगा। तो ये एक चीज़ अगर होती है तो ये भी आप इसे मान सकते हो कि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है, उस बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज चेक करनी पड़ेंगी जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो
अब उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सब सेक्टर, जैसे ईवीज की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, चलिए, गवर्नमेंट ने कहा हम टैक्स कम कर रहे हैं, ईवीज पे हम टैक्स कम कर रहे हैं, हम टैक्स फ्री कर देते हैं ईवीज को, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम टैक्स फ्री कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले कंपनीज का सेल्स बढ़ जाएगा। सही सही बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी का सेल्स जो है ये बढ़ जाएगा। बट एक और चीज यहां पे बढ़ेगी, क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल, चलिए आप बजाज ऑटो की बात करें तो आपको क्या लगता है, बजाज ऑटो टायर्स भी खुद बनाता है, उसकी गाड़ियों के इंजन भी खुद बनाते हैं, हेडलाइट्स भी खुद बनाते हैं, बॉडी खुद बनाते हैं, है ना? नहीं। बैटरी खुद बनाते हैं? नहीं। ये टायर्स बाहर से लाते हैं, बैटरीज बाहर से लाते हैं, शॉकअप्स बाहर से लाते हैं, उसके बाद और क्या हो सकता है, हेडलाइट्स बाहर से आते हैं, ये सब चीज़ें भी बाहर से आती है ना, ये कंपनी खुद नहीं बनाती है, ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी खुद नहीं बनाती है। तो अगर ईवीज का सेल बढ़ रहा है, मतलब इसके जो सब सेक्टर्स है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे मेन सेक्टर कौन सा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट इसके सब सेक्टर्स है टायर्स, बैटरीज, शॉकअप्स, हेडलाइट्स, ये इसके सब सेक्टर्स है। अब एक और चीज यहां पे हो जाएंगी, पावर स्टेशंस, ये इसके सब सेक्टर्स है। तो अगर ईवीज का सेल बढ़ रहा है तो इन सेक्टर्स का, ये जो सब सेक्टर्स है इनका भी सेल बढ़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है किसी सेक्टर के लिए तो सिर्फ वही सेक्टर बढ़ेगा, उसके जो सब सेक्टर्स है जिन पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो भी बढ़ेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस सेक्टर के लिए पॉलिसी आई है उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, आप उसके सब सेक्टर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। समझा? एक और चीज़ मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं क्या प्रेफर करता हूँ। मैं ये जो डायरेक्ट जिस सेक्टर के लिए पॉलिसी आई है डायरेक्ट उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना मैं प्रेफर नहीं करता, मैं उसके सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करता हूँ। उसका मेन रीज़न भी बताता हूँ मैंने। रिटेल इन्वेस्टर्स, आपको पता है आप ईवी बोल रहे हो, जनरल पब्लिक ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल सब इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे भाग रहे हैं, है ना? सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ सकते हैं, तो जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स एकदम ज़्यादा घुस रहे मैं वहां नहीं जाता हूं, क्योंकि 95% रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में रहते हैं। पैसा वहीं बनता है जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स हो, इंस्टीट्यूशंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंस्टीट्यूशंस सब सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर ये मेन सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट पॉलिसीज आने के पहले ही कर चुके होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। जैसे टाटा पावर, कुछ अनाउंसमेंट्स हुए थे टाटा पावर के, उसके बाद में ये स्टॉक उस टाइम पे कुछ 110 120 कुछ चल रहा था, उसके बाद में ये स्टॉक सीधा 250 300 कुछ चला गया, राइट? ये जब 80 रुपये पे था ना, ये जब 80 रुपये था, 70 रुपये 80 रुपये, इसी टाइम पे यहाँ पे बाइंग हो चुकी थी। न्यूज़ आई 110 120 के आसपास। तो
तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होंगी, अभी मैं बताऊंगा, आगे हम पढ़ेंगे सब। अभी के लिए सिर्फ सेक्टर और सब सेक्टर पे ध्यान दीजिए आप। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट जो हमें देखना है वो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब जो दूसरे इन्वेस्टर्स है उन्हें क्या लग रहा है उस बिजनेस का, क्या वो बिजनेस उन्हें अट्रैक्ट कर पा रहा है। जैसे जो आपने बोला था काफ़ी हाईलाइट्स में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। काफ़ी हाईलाइट में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है, ये है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। मतलब वो इंडस्ट्री, वो बिजनेस लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि वो बढ़ सकता है। तो सेम चीज़ आपको करनी है, आप उस सेक्टर को एनालाइज कीजिए, उस सेक्टर के सब सेक्टर्स को एनालाइज कीजिए, उसके बाद में आपको सही लगे और जो कंपनी सही लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। तो अब आप ये नोट कर लीजिए, इंडस्ट्री एनालिसिस में गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनालाइजिंग सब सेक्टर्स, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ये आप नोट कर लीजिए। सबका हो गया? सर गवर्नमेंट पॉलिसीज को पता करने के लिए कोई पर्टिकुलर साइट है कुछ? गवर्नमेंट पॉलिसी आप देखिए, आप अगर बिजनेस न्यूज़, कुछ ऐप्स, मनी कंट्रोल या इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह ऐसे ऐप्स आप डाउनलोड करके रख लीजिए मोबाइल में और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, तो ऐसे भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स होते हैं तो आप न्यूज़ आ ही जाती है। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सर्च कर रहा हूँ पर्टिकुलर कंपनी के बारे में आप सर्च कर रहे हो तो मनी कंट्रोल में भी आपको न्यूज़ मिल जाएगा। आप अगर उस कंपनी का पेज और टोटल वो उस कंपनी का नाम सर्च करोगे तो वहाँ उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। या फिर आप अगर सोच रहे हो कि मुझे कुछ किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्टली न्यूज़ गूगल पे जाके उसकी न्यूज़ सर्च कर सकते हो, उसमें कुछ न्यूज़ आई है क्या या नहीं। नोट कर लिया सबने? एक डाउट था कि इंस्टीट्यूशंस जहाँ बाय कर रहे हैं वो कैसे पता चल सकता वो है? सब हम पढ़ेंगे आगे, वो सब हमारा टेक्निकल में कुछ पार्ट में रहेगा, मैं बताऊंगा आपको आगे। अभी पहले हम बेसिक्स क्लियर कर ले तो उसके बाद हम जाएंगे आगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये नोट कर लिया है ना सबने? इरेज करूँ? दो टाइप्स हमारे हो गए फंडामेंटल एनालिसिस के। सबसे पहला था इकोनॉमी एनालिसिस, सेकंड है इंडस्ट्री एनालिसिस, अब थर्ड है कंपनी एनालिसिस। थर्ड है हमारा कंपनी एनालिसिस। अब कंपनी एनालिसिस जो है ये हमारा मेन टॉपिक है। इकोनॉमी एनालिसिस में हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सेकंड, इंडस्ट्री एनालिसिस पे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप देखिए इंडस्ट्री एनालिसिस। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो इंडस्ट्री एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कंपनी एनालिसिस ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस का, और यही आगे हमारा चलेगा 10-12 दिन और। कंपनी एनालिसिस, अब कंपनी एनालिसिस जो है इसके अंदर दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं। सबसे पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये दो टाइप के एनालिसिस होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ बिजनेस मॉडल,
कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या फ्यूचर पोटेंशियल है या नहीं है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद में सेकंड आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कंपनी ने कोई पहले डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है कुछ, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड है कंपनी के कॉम्पिटिटर्स, ये इंडस्ट्री में आ गया है वैसे हमारा, ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब ये जो बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट है, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये मैं समझा नहीं सकता क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, हर एक बिजनेस अलग होता है। तो 7,000 कंपनीज है, 7,000 केसेस में आपको नहीं बता सकता। तो ये बेसिक चीज़ें होती है, ये आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करना है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। यही चीज़ हमें समझनी है आगे। तो आप ये एक बार चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। कंपनी एनालिसिस में 2 टाइप्स है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। ये आप पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बिजनेस मॉडल में क्या प्लस पॉइंट होने चाहिए कंपनी के? ऐसे कुछ प्लस पॉइंट नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है क्या वो बिजनेस अभी भी चल रहा है या नहीं चल रहा है, आगे चल सकता है नहीं चल सकता है, या फिर जो इसका ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा बस। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मुझे फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको देखना पड़ेगा उनके बिजनेस क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है। जैसे आप बोल रहे हो कि मुझे एफएमसीजी में करना है, ठीक है, एफएमसीजी में आप सोच रहे हो एफएमसीजी में मुझे करना है, बट एफएमसीजी है डिफेंसिव सेक्टर, बट आपको पहले वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स क्या है, क्या वो प्रोडक्ट्स की डिमांड है या नहीं है। डन। हुआ यस हो गया। सबका? ओके। अब हमें समझना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होता क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर आप इसे बोल सकते हो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, और ये मैनेजमेंट में एक चीज़ और थी, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये सब चीज़ें हमें समझनी है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अब ये सब चीज़ें हमें मिलेंगी कहाँ पर? तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको उस कंपनी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कौन कौन सी डिटेल्स? सबसे पहले बिजनेस मॉडल आपको उसी जगह मिलेगा, उसके बाद आपको मैनेजमेंट भी उसी जगह मिल जाएगा, उसके बाद आपको उसका सेक्टर जो है वो भी वहीं मिल जाएगा, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उसी आपको वहीं मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको उसी प्लेस पे मिलेगा, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, हर चीज़ आपको एक ही प्लेस पे मिल जाएंगी। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसे कहते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट, हर कंपनी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो ये एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी की हर एक डिटेल मिल जाएंगी। अब ये एनुअल रिपोर्ट आपको मिलेंगी कहाँ से? तो एनुअल रिपोर्ट के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको डायरेक्टली जाना है गूगल पे।
गूगल पे आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट सर्च करोगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, बट उससे बेटर है मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, www.tickertape.in। tickertape.in, ये वेबसाइट आपके आगे भी बहुत काम आएंगी। तो ये वेबसाइट का नाम आप नोट कर लीजिए, tickertape.in। कर लिए नोट? अब ये वेबसाइट पे आपको जाना है। इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, आप इस वेबसाइट पे आओगे तो जिस भी कंपनी को आपको सर्च करना है उस कंपनी का नाम आप सर्च कर लीजिए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मैं आ गया अभी ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। अब आपको एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा फाइनेंशियल्स पे। ये जो फाइनेंशियल्स दिख रहा है यहाँ पे आपको जाना होगा। सबसे पहले फाइनेंशियल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो एक ऐसा पेज ऑन हो जाएगा। यहाँ से आपको जाना है बैलेंस शीट पे। ये फाइनेंशियल स्टेप 1, बैलेंस शीट स्टेप 2। बैलेंस शीट पे जाने के बाद में आपको, ये बैलेंस शीट पे आ गए। अब हम बैलेंस शीट पे जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कंपनी अपडेट्स। कंपनी अपडेट्स में आप यहाँ पे देखिए एनुअल रिपोर्ट, ये 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021, ये आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एनुअल रिपोर्ट पे तो ये एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएंगी। अब देखिए ये इतनी बड़ी है, कितने पेजेस की है? 230 पेजेस की एनुअल रिपोर्ट, 230 पेजेस की है एनुअल रिपोर्ट। इस एनुअल रिपोर्ट में आपको कंपनी की हर एक डिटेल मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे कंपनी की सारी डिटेल्स। ये यहाँ पे एक टेबल ऑफ कंटेंट, एक इंडेक्स है। कॉर्पोरेट ओवरव्यू, कंपनी का एक ओवरव्यू है। अब इसके अंदर आप देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे 10 ईयर्स फाइनेंशियल हाइलाइट्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, बिजनेस ओवरव्यू। ये देखिए बिजनेस ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल जो मैंने आपको बोला था ये भी आपको यहीं मिल जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए ये जो बिजनेस ओवरव्यू है ना, बिजनेस ओवरव्यू हर कंपनी का रहता है। ये बिजनेस ओवरव्यू, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। सारे उनकी पूरा बिजनेस, क्या क्या बिजनेस है, क्या है, ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए रिटेल, डिजिटल सर्विस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल टू केमिकल, उसके बाद ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ये सब इनके बिजनेस है। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ ये पेज नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है और चेक करना है क्या उनके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा गवर्नेंस बोर्ड्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यही मिल जाएंगी। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्वालिटेटिव एनालिसिस की तो सारी चीज़ें हमको दिख गई यहाँ पर, ये चीज़ें। अब हमें देखना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट यहाँ पे तो दो चीज़ें दिख रही है। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एनालाइज करने हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिख रही है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। ये क्या चीज़ है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या है समझते हैं, ये क्या है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स के कितने शोरूम्स होंगे, कितने आउटलेट्स हैं? बहुत सारे होंगे, बहुत है, हमें नहीं याद है, हमें पता ही नहीं कितने कितने। फॉर एग्जांपल एक मुंबई में एक है, दिल्ली में एक है, नागपुर में एक है, चेन्नई में एक, हैदराबाद में एक, अहमदाबाद में एक, बहुत सारे ऐसे। और हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है इसका? मुंबई में। मुंबई वाली ब्रांच समझ ली, ये जो मुंबई वाला है ये इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, और ये सब है इसकी ब्रांचेस, ये सब इसकी है ब्रांचेस। हो सकता है इंडिया के बाहर भी कुछ ब्रांचेस हो, फॉर एग्जाम्पल लंदन, हो सकता है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मुझे नहीं पता है या नहीं है। और न्यूयॉर्क, यहाँ पे भी हो सकती है एक ब्रांचेस, ठीक है चलो हम ले लेते हैं। तो जो हेडक्वार्टर ब्रांच है, ये जो हेडक्वार्टर है मुंबई वाला, ये खुद का अपना एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा हर साल। जो दिल्ली वाली ब्रांच है ये अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी, नागपुर वाली ब्रांच खुद का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी, चेन्नई वाला भी सेम खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, हैदराबाद वाला भी खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, अहमदाबाद वाला खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। उसी तरह लंदन वाली जो ब्रांच है वो भी अपना खुद का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी साल का, न्यूयॉर्क वाली ब्रांच भी सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगी। हेडक्वार्टर भी कर रही है, डोमेस्टिक ब्रांचेस जो है ये डोमेस्टिक ब्रांचेस ये भी अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल जो ओवरसीज ब्रांचेस है ये भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसी कंपनी के, अपनी ब्रांच के। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलेंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? कुछ आइडिया? कोई आइडिया है किसी को? No. किसी को भी नहीं पता? The individual financial statement is each showroom dependent. Consolidated will be overall. अच्छा, स्टैंड अलोन मीन्स इंडिविजुअल और इन सब का मिला के कंसोलिडेटेड। रॉन्ग। क्यों बताता हूँ, मुझे यही आंसर चाहिए था आप लोगों से, क्योंकि यही चीज़ नहीं पता है किसी को भी, तो मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो देखिए स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हेडक्वार्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हेडक्वार्टर। अपने एग्जांपल में हेडक्वार्टर वाली ब्रांच कौन सी, हेडक्वार्टर कौन सा है? मुंबई ब्रांच, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डोमेस्टिक ब्रांचेस, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये क्या है? डोमेस्टिक ब्रांचेस, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस, मतलब ये लंदन और न्यूयॉर्क की जो ब्रांचेस है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनेगा जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है इसका स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे? स्टैंड अलोन मतलब अकेला होता है, तो फिर ये इतना मिला के कैसे हो गया? तो ये आपको समझेगा, कंसोलिडेटेड समझने के बाद में आपको पता समझ में आएगा कि इसे स्टैंड अलोन क्यों कहा जाता है। ये समझा? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हेडक्वार्टर प्लस डोमेस्टिक ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ओवरसीज ब्रांचेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन तीनों को मिला के एक अलग स्टेटमेंट बनता है, उसे कहा जाता है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टाटा मोटर्स। समझा?
अब आप ये नोट कर लीजिए एक बार, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ये 3 चीज़ है। नोटेड सर। सबका हो गया है? ओके, स्टैंड अलोन हमें समझ गया। अब कंसोलिडेटेड हम देखते हैं। टाटा मोटर्स। अच्छा एक बात मुझे बताइए, टाटा मोटर्स के अंदर और कौन कौन सी कंपनीज है? लैंड रोवर, जैगवार, ये दोनों टाटा मोटर्स के अंडर है ना? ये दोनों कंपनीज टाटा मोटर्स के अंडर है। तो टाटा मोटर्स अपना खुद का एक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। एक मिनट, ये लैंड रोवर और जैगवार टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज है, सब्सिडरी कंपनीज। लैंड रोवर और जैगवार जो है ये है टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी मतलब क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी मतलब, एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स जो है इन्होंने क्या किया, लैंड रोवर और जैगवार के 50% से ज़्यादा, 50% प्लस, मतलब मेजॉरिटी 50% प्लस शेयर्स खरीद लिए। मतलब लैंड रोवर और जैगवार के अंदर टाटा मोटर्स ने मेजर स्टेक खरीद लिया, मतलब 50% प्लस स्टेक खरीदा। तो लैंड रोवर और जैगवार कहलाएंगी सब्सिडियरी कंपनी। लैंड रोवर और जैगवार कहलाएंगी सब्सिडरी कंपनी किसकी? ऑफ टाटा मोटर्स। लैंड रोवर और जैगवार कहलाएंगी सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स कहलाएगा पेरेंट कंपनी। टाटा मोटर्स कहलाएगा पेरेंट कंपनी। समझा सब्सिडरी क्या होता है? अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये 0, ये 100 और ये 50। अगर टाटा मोटर्स 50% से 100% के बीच में स्टेक खरीदता है लैंड रोवर और जैगवार का, तो ये कहलाएगा सब्सिडरी। और अगर 20% से 50% तक खरीद रहा है तो कहलाएगा एसोसिएट कंपनी। और अगर 0 to 20% है तो इसका कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। समझा? तो सब्सिडरी है मतलब 50% से ज्यादा स्टेक है। सब्सिडरी है मतलब 50% से ज्यादा स्टेक है। क्लियर? समझा? तो हम चलते हैं टॉपिक पे। तो टाटा मोटर्स जो है ये है पेरेंट कंपनी, और लैंड रोवर और जैगवार है सब्सिडरीज। तो अब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, टाटा मोटर्स जो है ये अपना खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, लैंड रोवर अपना खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, जैगवार अपना खुद का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। तो ये तीनों जो कंपनीज है, ये कंपनीज अपने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी। ये तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब कंसोलिडेटेड मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। यहां पे पेरेंट कंपनी कौन है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या है? पेरेंट कंपनी। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। सब्सिडरी यहां पे कौन कौन था? लैंड रोवर और जैगवार, प्लस
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएट कंपनीज। एसोसिएट बताया था मैंने 20% से 50% का स्टेक अगर किसी और कंपनी के अंदर हमने लिया है तो वो हमारी एसोसिएट कहलाएगी। तो यहाँ पे तो कोई एग्जांपल मैंने एसोसिएट का लिया नहीं, बट अगर है होता है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। इन तीनों के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के मिला के एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा जिसे कहा जाता है कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये बनेगा कंसोलिडेटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टाटा मोटर्स। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पहले ही बना चुके, अब ये जो नया बना है ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझा? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब कुछ महीनों के लिए, एक साल तक के, एक डेढ़ साल तक, चलो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5-2 साल, तो आपको सिर्फ स्टैंड अलोन देखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो 5-6 साल, 8-10 साल, तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना होगा। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस रहेगा स्टैंड अलोन पे। सेम रहेगा, कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, चीज़ें सेम रहेंगी। ये आप नोट कर लीजिए, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। ये सॉरी, स्टैंड अलोन हमने नोट कर लिया था, कंसोलिडेटेड आप नोट कर लीजिए। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी प्लस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एसोसिएट कंपनी। इन तीनों को मिला के बनता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन, सबका हो गया? ओके, तो ये अब समझ में आया ये 2 स्टेटमेंट्स क्यों है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। अब हम कल स्टार्ट करेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा एनालिसिस। ठीक है, कल से आपको डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे वो आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा डेली। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे जो आपने पढ़ा है। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस सिर्फ ये समझना सीखना सिर्फ 20% है, बाकी जो है वो 80% वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई डाउट आज से रिलेटेड? Any doubts? Okay. कल सेम टाइम 7 AM. Thank you so much. Bye bye. Yeah, bye.